हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ऑडोमीटर, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी नापने का यंत्र। ऑप्शन बी ओडोमीटर, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र। ऑप्शन सी ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र। ऑप्शन डी एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी। एमीटर जो है वो विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है। बाकी ऑडोमीटर जो है वो वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओडोमीटर के द्वारा चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है और ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी कोलोरीमीटर, ऑप्शन सी लक्स मीटर, ऑप्शन डी अल्टीमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। ऑप्शन ए बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी। जो आपका बर्फ़ है उसमें सड़क की अपेक्षा घर्षण काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से हम बर्फ़ पे क्या फिसलने लगते हैं और आसानी से चल नहीं सकते। अगला प्रश्न, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। ऑप्शन ए बराबर वी माइनस यू अपान टी, ए बराबर बी प्लस यू टी, ए बराबर वी प्लस यू अपान टी और ए बराबर वी प्लस यू अपान टी। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है ए बराबर वी माइनस यू अपान टी। अगर बात करें ये किससे आया है, तो न्यूटन का जो पहला गति समीकरण है वी बराबर यू प्लस ए टी से। यहाँ पर अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे यू को इधर, तो हो जाएगा वी माइनस यू बराबर ए टी और टी बराबर अगर करेंगे तो हो जाएगा वी माइनस यू अपान टी, सॉरी ए बराबर वी माइनस यू अपान टी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, त्वरण का सूत्र हो जाएगा, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल। अगला प्रश्न, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है और लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन आता है। तो इसका आपका सही उत्तर है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण जो गर्मियों में लोलक घड़ी है वो सुस्त हो जाती है, यानी ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके मूल वेग से कम होता है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है, तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी। क्योंकि इस पर क्या होता है, जो चंद्रमा पर पलायन वेग है वो काफ़ी कम होता है, उस पर होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड और गैस के अणुओं का वेग इसके पलायन वेग से ज़्यादा होता है। इसी वजह से गैस के अणु जो हैं चंद्रमा की सतह से पलायन कर जाते हैं और उस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगर बात करें पलायन वेग की पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जो चंद्रमा के पलायन वेग से काफ़ी ज़्यादा है। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, क्योंकि क्या होता है जल में पृष्ठ तनाव होता है। इसी पर एक और प्रश्न आधारित है कि आपका जो गर्म सूप है वो ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों? क्योंकि
जो गर्म सूप है वो पृष्ठ तनाव के कारण ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल घेरता है, इसी वजह से वो ठंडा सूप पीने की अपेक्षा गर्म सूप पीना अधिक स्वादिष्ट लगता है। अगला प्रश्न, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी -8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आपका सही उत्तर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु जिस प्रकाश पर काम करता है वह है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है उस किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर बात करें परमाणु के नाभिक की, तो परमाणु का जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी और इस नाभिक के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, अल्फा कणों की बौछार एक स्वर्ण धातु की पन्नी पे कराई थी। तो क्या हुआ था, कुछ किरणें जो हैं वो सीधी निकल जाती हैं, कुछ किरणें हल्का सा मोल्ड हो जाती हैं और कुछ किरणें टकराकर वापस आ जाती हैं। तो इससे इन्होंने बताया जो परमाणु के मध्य में कोई धनावेशित भाग है जिसकी वजह से अल्फा कणें टकराकर वापस आ जाती हैं या हल्का सा उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगला प्रश्न, सोने को घोला जा सकता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड में, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड में, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में, और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो अगर बात करें सोने को घोला जा सकता है तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड में। अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड, इसको कहते हैं अम्लराज। अम्लराज जो है इनका मिश्रण कहलाता है HCl और HNO3। HCl और HNO3 अगर इनके मात्रा की बात करें तो ये 3:1 के अनुपात में होते हैं और इसको एक्वारेजिया या अम्लराज कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसी में सोने को घोला जा सकता है। अगला प्रश्न, कांसा मिश्रित धातु है। ऑप्शन ए तांबा और टिन की, ऑप्शन बी तांबा और चांदी की, ऑप्शन सी तांबा और जस्ता की, ऑप्शन डी तांबा और सीसा की। तो अगर कांसा की बात करें तो किसकी मिश्र धातु है? तो इसका आपका सही उत्तर होता है तांबा और टिन की, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होता है। तांबा टिन मिलके जो है कांस्य का निर्माण करते हैं। आप लोग सुने होंगे कि ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक दिए जाते हैं, तो जो कांस्य पदक है वही तांबा और टिन के मिश्रण से बना होता है। अगला प्रश्न, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। जो गैल्वेनीकृत लोहा होता है उस पर किस धातु का लेप होता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम का, बी गैलेना का, ऑप्शन सी चांदी का और ऑप्शन डी जस्ता का। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी जस्ता का। जस्ते को अगर कहें तो जस्ते को जिंक Zn से प्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी मिट्टी और ऑप्शन डी राख। तो अगर हम हाइड्रोजन को जलाने की बात करें तो हाइड्रोजन को अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, H2O, यानी जल का निर्माण कर लेता है। तो जो आपका हाइड्रोजन जलने पे क्या बनाएगा, पानी बनाता है। अगला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी D2O,
ऑप्शन सी H2CO3 और ऑप्शन डी H2S। तो अगर भारी जल की बात करें तो इसका आपका क्या उत्तर सही हो जाता है, ऑप्शन बी D2O जो है इसका रासायनिक फार्मूला है। अगर बात करें H2O तो ये जल का है, D2O इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और H2S जो है वो आपका H2S जो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है। अगला प्रश्न, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी जिनान और ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर बात करें स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी जेनान को। जेनान जो है उसको स्ट्रेंजर गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह हवा से भारी होती है, और जेनान जो है इसको एक्सेन से प्रेजेंट करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक 54 यानी 54 होता है। हवा से भारी होने के कारण इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए नायलॉन 66, ऑप्शन बी रेयान, ऑप्शन सी केवलर और ऑप्शन डी डेक्रान। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के में किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी केवलर का प्रयोग। केवलर जो है उसी का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन ए एजोला, पहला है एजोला, दूसरा है नीलहरित शैवाल, तीसरा है अल्फाल्फा। तो इसको अगर कोडिंग करेंगे तो कह रहा है ऑप्शन ए केवल 2 यानी नीलहरित शैवाल, ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 2 यानी एजोला नीलहरित शैवाल, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 3 यानी कि एजोला और अल्फाल्फा, और ऑप्शन डी तीनों 1 2 3 तीनों को कह रहा है एजोला नीलहरित शैवाल और अल्फाल्फा। तो जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी 1 और 2 यानी कि आपका एजोला और नीलहरित शैवाल, इन दोनों का प्रयोग करके जैव उर्वरक के रूप में इन दोनों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी तना। तो अगर बात करें हल्दी किससे प्राप्त की जाती है तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी तना से। आलू भी जो है वो तने का प्रयोग करते हैं खाने में। अगला प्रश्न, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 56 और ऑप्शन डी 26। तो अगर बात करें साधारण मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है 46 यानी कि 23 जोड़ी जो हैं गुणसूत्र होते हैं साधारण मनुष्य में। अगला प्रश्न, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। इस क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, यानी नाभिक में तो डीएनए होता ही है, उसके अलावा और किस भाग में कोशिका के डीएनए होता है। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। तो अगर बात करें लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन जो है आपका लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। और अगर बात करें लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं पाई कहाँ जाती हैं तो ये यकृत में पाई जाती हैं। तो कभी कभी आपका इंसुलिन लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं ना देकर अगर यकृत दे देगा तब भी हम लोग इंसुलिन हार्मोन्स को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी अंड ग्रंथ में और ऑप्शन डी योनिमार्ग में। तो अगर निषेचन की बात करें तो वो कहाँ पर होता है, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में जो है आपका निषेचन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं, यकृत में, गुर्दे में, हृदय में और अस्थिमज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाएँ आपका कहाँ बनती हैं, ऑप्शन डी अस्थिमज्जा में सही होता है। अगला आज का अंतिम प्रश्न,
WBC का बनना और RBC का विनाश होता है। WBC वहाँ बनती है और RBC वहीं नष्ट होती है। तो इसका आपका क्या सही हो जाएगा? लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में, यकृत में। तो WBC बनती कहाँ है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा प्लीहा में। प्लीहा में जो है आपका प्लीहा में जो है आपका WBC क्या है, वो बनती हैं। और RBC का कब्रिस्तान भी प्लीहा को कहा जाता है, यानी नष्ट होती हैं। तो इस तरीके से आज हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। आज का क्विज ऑफ द डे का क्वेश्चन है एंजाइम मिलता क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। यानी एंजाइम जो है वो और क्या कहलाता है एक तरीके से? तो इसमें ऑप्शन है वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो इसका आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और साथ में आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप लोगों ने आज के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने विज्ञान के 25 प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे भी इसी तरीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।